हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को समग्र रूप देने हेतु हमारे द्वारा ये महासीरीज चलाई जा रही है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एकदम होलिस्टिक तैयारी करवाने के लिए आपकी चाहे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सभी सब्जेक्ट, स्पेशली अभी पॉलिटी और इकोनॉमी चल रहे हैं और पॉलिटी इकोनॉमी के अंतर्गत आपको लगभग पॉलिटी में 27 लेक्चर और इकोनॉमी लगभग 25 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखे वो ज़रूर देखें। इसके अलावा एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 6 और 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है। और एनसीईआरटी को विद द प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसमें आपको एडिट करके बताया जा रहा है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। और जैसे ही किसी क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है, हम एडिट करके उसके नोट्स के साथ उस पीडीएफ को हम शेयर भी कर देते हैं। तो वो आपके यहाँ चल रही है। करंट अफेयर के अंतर्गत हम मंथली मैगजीन देख रहे हैं, जिसमें हालांकि ये बात सही है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम जल्दी ही इसको कवर करेंगे। और इसके अलावा घटना चक्र की चीज़ें चल रही है, जिसके अंतर्गत आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज़ें इसमें चल रही है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज हम मंथली मैगजीन के अंतर्गत अगर हम देखें तो मंथली मैगजीन में आज हम जून की मंथली मैगजीन के अंतर्गत इकोनॉमी पार्ट को देखेंगे मंथली मैगजीन में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ों को विश्लेषण करते हुए आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों पर आपको देना है क्या क्या। इसलिए तो आज हमारा एक टॉपिक है, इसमें अगर हम बात करें आगे तो भारत और वैश्विक सूचकांक, ये हमारा टॉपिक है, इंडिया एंड ग्लोबल इंडिकेटर्स। तो अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि देखो वैश्विक सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो अब एक सबसे पहली बात याद है कि सूचकांक क्या होता है। सूचकांक एक मूल्यांकन होता है कि किसी देश की, किसी स्टेट की, किसी जगह की किस किस क्षेत्र में कैसी कैसी परफॉर्मेंस होती है, उसको एक इंडेक्स के माध्यम से रैंक दी जाती है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी इंडेक्सेज है, वो विश्व लेवल के द्वारा, वैश्विक लेवल में बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा जारी की जाती है। और चूंकि वो डेवलप्ड कंट्रियों के द्वारा, अदर दूसरे कंट्रियों के द्वारा जारी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दूसरे कंट्री का डेटा वो सही ना ले, अच्छा ना ले और ट्रांसपेरेंस डेटा ना हो। तो कई बार इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि ये सही से अपना डेटा रिलीज नहीं करती। तो इसी प्रकार का आरोप भारत के द्वारा भी कई वैश्विक सूचकांकों पर लगाया गया है, और जिसमें बोला गया है भारत ने कि हाल ही में जारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति सबसे खराब बताई गई है कि भाई एनवायरमेंटल के एरियाज में भारत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ये बताई गई है। हालांकि भारत ने बोला है कि ये गलत है, इसलिए भारत ने इस ईपीआई 2022 की जो कमियां बताई और बोला कि ये जो कमियां जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस प्रकार के डेटा और रिकॉर्ड ये दिखा रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि हम एनवायरमेंटल को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। हमने एनवायरमेंटल फ्रेंडली बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, और उसके बावजूद भी यदि हमारी परफॉर्मेंस गलत बता रही है और हमें डाउन के बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो वैश्विक संस्था है, मुख्य रूप से डेवलप्ड कंट्रियों या विकसित देशों की है। और विकसित देशों की संस्थाएं विकसित या गरीब देशों को ये हमेशा नीचे रखती है कि आप इस तरीके का एनवायरमेंटल को लेकर कुछ नहीं कर रहे, इसलिए रैंकिंग के माध्यम से उन पर दबाव बनाती है। इसलिए भारत ने इस पर आरोप लगाया है कि जो ये वैश्विक सूचकांक है, इसकी जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो सही नहीं होती, इसलिए भारत ने इसको गलत माना है। तो उसी को लेकर के करंट ये अपडेट रहा है कि भारत इनको खारिज करता है। तो हो सकता है कि एक मेंस का क्वेश्चन बन जाए कि वैश्विक लेवल पर जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सूचकांक और भारत की उनके लेकर के होने वाले मुद्दे को समझाइए कि जो वैश्विक लेवल पे कौन कौन सूचकांक है और भारत का उसके बारे में क्या क्या मुद्दे हैं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इसमें सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो इस सूचकांक को लेकर के प्री में, चाहे स्टेट पीसीएस है चाहे यूपीएससी है, आपसे हर बार प्री में 1 या 2 क्वेश्चन है वो सूचकांक या रिपोर्ट इनका पूछा जाता है। और इसमें यह पूछा जाता है, देखो कि सूचकांक का जारीकर्ता कौन है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है या स्टेटस क्या है, और उसके संकेतक क्या है, मापदंड क्या है, यानी उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या है। इनके आधार पर हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है किसी भी रिपोर्ट के बारे में, ताकि उससे लेकर के प्री और मेंस में जो भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको कर सकें। और इसके अलावा इस सूचकांक को अगर मेंस में भी यूज कर सकते हैं। मेंस में जब भी हमें कोई अचीवमेंट बताना हो
या जब भी किसी चीज़ का एवोल्यूट करना हो तो उनमें हमारे लिए फैक्ट के रूप में ये सूचकांक यूजफुल होते हैं। इसलिए हमें सूचकांकों को भूल कर नहीं है, हमें इन सूचकांकों को हल्के में नहीं लेना, अच्छे से एक चीज़ को पढ़ना है। तो अब आगे देखते हैं। आप समझ गए होंगे मुद्दा क्या है कि भारत इनको खारिज करता है क्योंकि ये सूचकांक है, ये भारत के साथ भेदभाव करते हैं और अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं करते, गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है अच्छी नहीं दिखाई जाती। तो जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके बारे में देखते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटियों के द्वारा जारी की जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। ये जो सूचकांक है इसको जारी करने वाली संस्था क्या है, तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स है, वो रिसर्च करके इसकी सूचकांक जारी करते हैं। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। यह सूचकांक अगर मैं बात करूँ तो ये सूचकांक जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम वाइटलिटी के आधार पर रैंक की जाती है। इसमें संकेतक क्या है, मुख्य रूप से संकेतक तो इसमें 40 है, 40 संकेतक है, पैरामीटर्स है, उनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन 3 पैरामीटर किसके आधार पर, एक तो जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन, एक पर्यावरण स्वास्थ्य और एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति। ये 3 मेन पैरामीटर है, इनके 40 सब पैरामीटर है। ये 40 पैरामीटर्स के आधार पर इसमें रैंक दी जाती है इन 2 यूनिवर्सिटीज के द्वारा। इसलिए लेकिन भारत का इश्यूज क्या है, भारत के मुद्दे क्या है, वो आपको देखने, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए ये तो प्री का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया आपका कि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इसको जारी करता है, कौन जारी करता है, क्या पैरामीटर होते हैं। अब आते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषणात्मक, कि यदि हमें इवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है, इवोल्यूट करना है या क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो हमारे पास फैक्ट और कॉन्सेप्ट भी दोनों होना चाहिए। इसलिए अगर भारत के इशूज़ को हम देखेंगे कि क्या भारत कह रहा है, भारत का मानना यह है कि जितनी भी ग्लोबल लेवल पर ये इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं गरीब और अल्प विकसित देश या डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको कम दिखाया जाता है जानबूझ के, उनके डेटा जो सही डेटा है उसको छिपाया जाता है। तो इसी लेकर के ये बात की जा रही है। तो सबसे पहले भारत की आपत्ति है कि एक तो कम ये कि उन पैरामीटर को कम इम्पोर्टेंट दिया जाता है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। बोला कि ये पैरामीटर क्या है, एक तो सबसे पहले पैरामीटर को डिसाइड करने में ही भेदभाव करते हैं। तो पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर है को डिसाइड करने में भेदभाव करते हैं। जैसे मान लें भारत जिन मामलों पर, ऑब्वियसली जिन मामलों पर अल्प विकसित देश या विकासशील देश अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उनमें इन्होंने नंबर कम दिए जाते हैं, और जिन मामलों पर विकसित देश अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनमें इनको नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। इसलिए ये देश टॉप पे आ जाते हैं और ये विकासशील देश कमज़ोर रह जाते हैं। तो भारत ने बोला है कि जो परफॉर्मेंस जो सब पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्सों को कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है। अच्छे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनमें हमें मार्किंग अच्छी नहीं दी जाती, उनको इम्पोर्टेंट कम दिया जाता है। जैसे अगर भारत मान लें, भारत अगर एक पैरामीटर मान लें कि भारत अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भारत ने बहुत अच्छा किया है। तो इस मामले में भारत की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए कि मतलब पर्यावरण को लेकर के भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या नेट जीरो टारगेट इनको अच्छा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी हमें आप अच्छे नंबर नहीं दे रहे। तो एक तो हमारी कमी है कि उन पैरामीटर जिन पे हमारी स्थिति अच्छी है उनको इम्पोर्टेंट कम दे रहे। दूसरा यह है, जैसे 2050 तक अनुमानित ग्रीन हाउस उत्सर्जन के नए संकेतक की अपेक्षा 10 साल की नवीनीकरण ऊर्जा और इनको आदि संकेतों को शामिल नहीं किया गया। जैसे इन्होंने क्या किया, नेट जीरो 2050 तक वाले टारगेट तो शामिल कर दिए जो विशेषकर विकसित देशों के द्वारा अपनाए गए हैं। जो चीज़ विकसित देशों द्वारा एक्शन के रूप में अपनाई गई है उनको तो इन्होंने पैरामीटर बना दिया, और जो हम कर रहे हैं जैसे नवीनीकरण ऊर्जा एफिशिएंसी और व्यक्ति अवशिष्ट सृजन, ऐसे मापदंड जिनमें गरीब देश या भारत जैसे देश काम कर रहे हैं, उनको तो आप पैरामीटर में ही शामिल नहीं करते। तो ये एग्जाम्पल के रूप दे सकते हो कि जो हम भारत बात बोल रहे हैं कि भाई आप अच्छे पैरामीटर्स हैं उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते, तो उनमें आपको एग्जाम्पल देना है कि जैसे कि 2050 के अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के नए संकेतक को तो आपने शामिल कर लिया है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा दक्षता, इन पैरामीटर को आपने शामिल नहीं किया जिनमें भारत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इसलिए भारत के नंबर कम आते हैं। दूसरा, भारत कहता है कि समता के सिद्धांत, एब्सोल्यूट इक्वलिटी को नहीं अपनाना है। विकसित देश कहते हैं कि गरीब
और अल्पविकसित देश भी उतना ही कम एनवायरमेंटल को सही करने में भूमिका निभाएंगे जितनी विकसित देशों की है। जबकि भारत और विकासशील देशों का कहना है कि आपने चूंकि इस पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया इसलिए आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो विकसित देश इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि समता के सिद्धांत पर, जबकि भारत का कहना है कि हमें कॉमन व डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना होगा। डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि विकसित देशों को ज़्यादा भूमिका और विकासशील देशों को कम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विकासशील देशों ने इसमें कम मुख्य रूप से रोल निभाया इनको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में। तो इसके आधार पर नंबर 2, जबकि नंबर इनके आधार पर दिया जाता है समता के सिद्धांत पर, जिसके भारत क्या करता है, विरुद्ध करता है। क्योंकि जैसे भारत 2050 तक मतलब विकसित देश है, वो नॉर्मली 2050 तक नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करेंगे, तो भारत ने कहा है कि हम 2070 तक करेंगे, तो हमें बराबर माना जाए, जबकि आप हमारे 2070 को कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसलिए भारत को इसमें क्या है, इसमें भारत को दिक्कत है और भारत ने बड़ी चिंता जताई है। और ये मुद्दा है, 2 मुद्दे ध्यान रखना। पहला मुद्दा कि उन संकेतकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना जिसमें भारत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और दूसरा ये 2 सिद्धांत, समता का सिद्धांत और एक CBDR, साझा लेकिन विभेदीकृत जिम्मेदारी वाला, इसको लेकर के भारत को दिक्कत है और भारत ने बात बताई भी। एक क्वेश्चन आपके मन में यह आता है हमेशा, एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि ये जो सूचकांक है जिनको समय समय पर इतने इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, इनका इंपॉर्टेंट क्या है, इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनका महत्व क्या है कि ये मूल्यांकन करते हैं आपकी कमजोरी एवं मजबूती का। क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और इससे आप में क्या आती है, प्रतिस्पर्धा आती है, इससे गुणवत्ता इंप्रूवमेंट होती है। जैसे एग्जांपल ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है, इसके द्वारा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक अचीवमेंट, हेल्थ, उनकी लाइवलीहुड और उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इनको लेकर के उनको रैंक दी जाती है। तो इनमें हमने कितना अच्छा काम किया है, हमारे विकसित देशों ने कितना काम किया, हमने कितना काम किया, तो हमें पता लग जाता है। इससे हम हमारी कमियों को दूर कर लेते हैं। तो ये हमें बताता है कि हमारी क्या कमजोरी है और क्या मजबूती है। तो इसलिए एक मूल्यांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, सबसे बड़ी बात है कि इन सूचकांकों को द्वारा एक निष्पक्ष, सामान्यतः ये माना जाता है कि एक निष्पक्ष संस्था जारी करती है। जैसे नॉर्मली अगर गवर्नमेंट जारी करती तो गवर्नमेंट हो सकता है कुछ डेटा है उसको छुपा ले। जैसे गरीबी का डेटा, कई बार आरोप लगता है कि गरीबी का डेटा हमारी गवर्नमेंट कम बताती है, भुखमरी का डेटा हमारी गवर्नमेंट कम बताती है। गरीब देशों पे कोविड-19 को लेकर के डाउट था कि एक कोविड-19 में जो डेथ हुई है इनके डेटा को कम बताया गया। तो चूंकि सरकार अपना राजनीतिक हित भी देख सकती है, देश की देखती है, इसलिए सच्चाई को बताने के लिए इनमें जो एजेंसियाँ हैं उन एजेंसियों के द्वारा निष्पक्ष होकर के रिपोर्ट जारी की जाती है। तो निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन, और ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। दूसरा, सरकार को जवाबदेही ठहराना, क्योंकि जैसे अच्छी शासन अगर अच्छा होगा तभी सेवाएं प्रोवाइड होंगी। तो रैंक के आधार पर, जैसे हमारी रैंक जारी की कि ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें हमारे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो भारत सरकार के ऊपर दबाव बनेगा कि एनवायरमेंटल को लेकर के कुछ काम करें। महिलाओं को लेकर के हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसमें सरकार के ऊपर दबाव बनता है। तो इसलिए सरकार ज़्यादा अकाउंटेबल होगी, इसलिए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई ये बात आपको सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जवाबदेही नागरिक और मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए मजबूत करती है, कि जब लोगों के पास या जनता के पास जो डेटा आ जाता है तो वो सरकार को ज़्यादा अच्छी तरीके से जवाबदेही बना सकते हैं, तो और अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सुधारों के लिए एक प्रेरक, ऑब्वियसली जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्थिति सही नहीं है तो आप सुधार करेंगे। जैसे आप दे सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार की सुगमता या बिजनेस की सुगमता। इसमें अगर भारत की देखेंगे अब 2016 से लेकर के रैंक तो 130, 100 ये इतनी थी, और वर्तमान में जब इसकी रैंक जारी की गई 2020 में तो हमारी कितनी आ गई, 63। तो आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से, क्योंकि जब हमारी ये खराब आई तो हमारे ऊपर दबाव बना कि हमें हमारी ईज ऑफ डूइंग को सुधारना चाहिए, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से ये चीज़ें, इस पर हमने काम किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ऑब्वियसली प्रभावशाली और हितधारक। कई बार क्या होता है कि सरकार मामलों को छुपा लेती है, और कई बार ये जो पावरफुल इन्फ्लुएंसेस व्यक्ति होते हैं, पर्सनैलिटी होते हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार डेटा छुपा लेती है, जनता को उसका पता नहीं लग पाता। उस डेटा को जनता के समक्ष ये इंस्टीट्यूट रखती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विश्वास, निवेश, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके यहाँ निवेश अच्छा होगा। ईज ऑफ डूइंग में परफॉर्मेंस अच्छी है तो निवेश बचेगा।
इसके अलावा लोग विभिन्न प्रकार की एजेंसी है उनका विश्वास बढ़ेगा, आपकी इमेज और सुधरेगी। इसलिए सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब थोड़ा सा कुछ ऐसे सूचकांक है जिनको जारी किया जाता है, भारत को उनको लेकर के डाउट है। एक है, अगर इसमें बात करूं तो एक है इसमें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, फिर के पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको जारी कौन करता है। इसको जारी करने वाली संस्था है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आयोग, यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये इसको जारी करता है। और भारत की स्थिति है कि भारत को विभिन्न मुद्दों में इसमें अच्छी तरीके भारत को खराब स्थिति में शामिल किया गया, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का मुद्दा यह है कि देखो ये रिपोर्ट सही नहीं है, यूएससीएफ, ये क्योंकि ये संस्था ही एक तरीके से वैधानिक नहीं है। ये संस्था जिसको जारी करती है उसी पे ही भारत को डाउट है, तो उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट तो ऑब्वियसली डाउटफुल ही होगी। और भारत ने बोला है कि अफगानिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया के समान ही हमें रखा है, जबकि आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान ये देश सेकुलरिज्म नहीं है, जबकि भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री है। तो भारत जब सेकुलरिज्म है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों के लिए अधिकारों की बात की गई है। हमने आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हमने अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात की गई है। हम डेमोक्रेसी है, तो फिर हमें इनसे कंपेयर क्यों? हम तो इनसे अच्छी स्थिति में। इसलिए भारत इस रिपोर्ट को खारिज करता है, बोले कि रिपोर्ट सही नहीं है, ये पक्षपात करती है, हमारी स्थिति भी जानबूझ के खराब बताती है, जबकि हमारी स्थिति जानबूझ के खराब है नहीं। और आप खुद भी देख सकते हो अफगानिस्तान, चीन, उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान से तो स्थिति हमारी बहुत गुना अच्छी है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। इसलिए भारत इसको सही नहीं मानता। ये एग्जाम्पल है, कुछ आपके पास रिपोर्ट्स के एग्जाम्पल होने चाहिए कि किस किस रिपोर्ट में भारत को क्या क्या डाउट है। दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? रिपोर्टर सेंस प्रिंटर्स। ये ध्यान रखना, ये जारी करती है इसको रिपोर्टर सेंस प्रिंटर। और इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, आउट ऑफ 180 भारत की 150 है। भारत को मीडिया के लिए दुनिया का सबसे जोखिमपूर्ण देश माना गया। ये बोला गया कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता बिल्कुल डाउन है, एकदम रिस्की में रखा गया, और भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समकक्ष ही रखा गया। तो भारत ने बोला ये बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ जितनी मीडिया की स्वतंत्रता है इतनी मीडिया की स्वतंत्रता कहीं पर भी नहीं। और ये बात सही है कि हमारे यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ चैनल चलते हैं, टीवी चैनल सकते हैं, लोग वीडियो के माध्यम से कुछ भी बोल सकते हैं। तो जितनी आप देख सकते हैं कि विचार व्यक्ति स्वतंत्रता हमारे यहाँ इतनी तो चीन में कभी नहीं होगी। तो इसलिए भारत ने बोला है कि ये पक्षपातपूर्ण है, हमें इन देशों के साथ कंपेयर क्यों किया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि हमारी इनकी स्थिति अच्छी है। दूसरी एक सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी हमारी स्थिति खराब बताती है, जबकि भारत ने बोला कि भाई देखो हम खाद्यान्न में अच्छी स्थिति में हैं, हमारे यहाँ मनरेगा चल रही है, हमारे यहाँ खाद्यान्न सुरक्षा चल रहा है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय हम कह सकते हैं वो खाद्य सुरक्षा बिल है वो भी है, गरीब कल्याण योजना है, इतना ज़्यादा हम इनिशिएटिव ला रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी रैंक खराब रखी जा रही है। तो इसका कारण ये है 101 दिखाई जा रही है, 2022 में 107 और ख़राब कर दी हमारी। तो भारत ने बोला है कि इसका रीज़न क्या है कि जो इसका डेटा कलेक्ट करता है खाद्य एवं कृषि संगठन, वो क्या है कि जनमत सर्वे के आधार पर करता है, वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। तो बोला वैज्ञानिक प्रूफ करेगा तो भारत की स्थिति इसमें अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको जारी करने वाली संस्था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU जारी करता है। इसमें भारत की स्थिति जितनी भारत आपको पता है टॉप कंट्रीज में आना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा डेमोक्रेसी है भारत, उसके बावजूद भी भारत को त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी में रखा गया है। ये भारत बोला ही गलत बात है, हमें ऐसा है नहीं है, ये भारत के लिए चैलेंजेज है। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की इसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बताई गई है, भारत को इसमें अत्यधिक अस्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारत ऋण और इनके मामले में, भारत फाइनेंशियल मामले में, इकोनॉमिक मामले में बहुत फ्रीडम है। विदेशी मुद्रा के बेहद कम ऋण और जीरो सॉवरेन डिफॉल्ट के बावजूद भी आपको पता है भारत का कोई डिफॉल्ट नहीं है, भारत का किसी पे कोई इंसॉल्वेंट नहीं है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी भारत को राज्य के स्वास्थ्य में बहुत खराब स्कोर दिया गया है। तो बोला ये गलत है, हम ऐसी स्थिति में नहीं है। इसलिए इसके अलावा रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत को 66वां स्थान दिया गया है, ये भी सही नहीं है। इसमें भारत को आंशिक रूप से मुक्त बताया गया है, जबकि भारत में फ्रीडम है, इतनी फ्रीडम और जगह नहीं है। इसलिए भारत का आरोप लगाया कि ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है भारत के साथ पक्षपात करती है, भारत को सही डेटा प्रस्तुत नहीं करती, इसलिए भारत की आरोप।
आपको पता है खराब अगर आपको रेटिंग दी जाती है, भारत ने बोला कि ये लोग हमें खराब रेटिंग देते हैं, खराब रेटिंग आप भारत के ऊपर गलत इफेक्ट डालती है। जैसे निवेश, अगर किसी थिंक टैंक किसी एजेंसी ने अगर नकारात्मक रिपोर्ट दी है, जैसे भारत की वैश्विक छवि खराब हो जाती है और निवेश आने की बजाय बाहर चला जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर के संदर्भ में एक प्रोसेस प्रयोग किया गया था, फ्रीडम हाउस, EIU, हेरिटेज फाउंडेशन के डेटा का उपयोग। ये कहा गया कि ये क्या करती है वर्ल्ड बैंक, कि कई बार गलत डेटा जारी कर देती है और इसमें गरीब देश या विकासशील देशों को भुगतान करना पड़ता है। और यदि आपको पता है जैसे रैंक हमारी खराब आती है किसी मामले में, तो उसमें हमारे यहाँ निवेश घट जाता है। दूसरा, सॉवरेन रेटिंग, भारत की सॉवरेन रेटिंग को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर आपकी सॉवरेन रेटिंग, क्योंकि अगर देखो ऑब्वियसली अगर आपकी हर मामले में रेटिंग गिरती जा रही है, तो जैसे मान लें भ्रष्टाचार पे आपकी रैंकिंग सही नहीं आई, देश की स्वतंत्रता पे आपकी रैंकिंग सही नहीं आई, विधि के शासन पे आपकी रैंकिंग सही नहीं आई, तो आपकी सॉवरेन रेटिंग गिरती जाती है। उसके बाद लोग भारत के प्रति लोगों का विश्वास डाउन होता चला जाता है, इससे हमारी वैश्विक इमेज खराब होती जाती है। और सॉवरेन रेटिंग गिरेगी तो हमारा निवेश, लोगों का विश्वास, लोगों की कनेक्टिविटी, अन्य लोगों का हमारे साथ जुड़ाव, वो सब कमजोर पड़ेगा। इसके अलावा बैलेंसिंग दाना, भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक घटकों को नकारात्मक तरीके, तो लोग भारत के प्रति जो माइंड सेट है वही नेगेटिव रखने लग जाएंगे। और इसकी वजह से जैसे अगर मान लें किसी ने एक रिपोर्ट जारी कर दी कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी स्थिति नहीं है, तो विदेशी पर्यटक जो भारत में आते हैं वो नहीं आएंगे, इससे भारत के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा नुकसान होगा। तो इसकी वजह से ये रेटिंग भारत के डेवलपमेंट में, भारत की इमेज पर बहुत बड़ा नुकसान करती है। ठीक है, और इनमें यही दिक्कत यही है कि ये कहीं ना कहीं एजेंसियां हैं, ये पक्षपात करती है। एजेंसियां, इनके पास डेटा अभाव होता है और एजेंसियां हैं पक्षपात करती है, इस डेटा का अभाव होता है और इसका परिणाम इन गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। करना क्या होता है, देखो सबसे पहले आगे अगर सजेशन दिया जाए तो एक तो सबसे पहले है कि भारत को अपने लेवल पे ही डेटा कलेक्ट करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भारत स्वयं अपने लेवल पे जारी करे, ताकि कोई वैश्विक संस्था हमारे प्रति अगर गलत रिपोर्ट जारी करती है तो हम उस रिपोर्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि रिपोर्ट गलत है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, ताकि हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना बने। ठीक है। दूसरा, एजेंसियाँ, जो एजेंसी जारी करती है उनके साथ हम डायरेक्ट लीजिंग करें कि भाई आप हमारा डेटा क्यों गलत करते हो, हमारे इंपॉर्टेंट मामले हैं इनको कैसे, अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमसे पूछो। इस तरीके से एजेंसियों के साथ लाइजिंग करना चाहिए। एजेंसियाँ जो भी जारी करती है उनको थोड़ा सा जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भारत ने जैसे 2020 में लोकतंत्र सूचकांक पर क्या हुआ, सवाल उठा दिए कि लोकतंत्र सूचकांक सही जारी नहीं करता। मजबूर होकर के 2021 में जब ये लोकतंत्र सूचकांक आया तो भारत की स्थिति अपने आप सुधर गई। तो जब इन पर कार्रवाई करेंगे तभी, जैसे भारत मान लें किसी इंस्टीट्यूट ने कोई रिपोर्ट जारी की है, भारत मानने से मना कर दें, बोला गलत रिपोर्ट है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकती है कोई इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट को सही से प्रस्तुत करेगी। कानून है, इन पर हमें फोकस करना चाहिए। भारतीय राज्य इनको भी डेटा के रूप में सहयोग देना चाहिए। जैसे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, ये मामले राज्यों के हैं, तो राज्य भी अपनी स्थिति को सुधारेंगे तभी हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। देखो ये बात तो सही है कि हमारी कई मामले में पक्षपातपूर्ण भेदभाव होता है, उसकी वजह से हमारी रिपोर्ट खराब होती है, लेकिन एक कारण कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे भी है कि सच में हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, तो हमें हमारी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना चाहिए और भारतीय प्रवासियों को इसमें शामिल करना चाहिए। भारतीय प्रवासी की सभी वास्तविक अच्छी होती है और वो अगर ढंग से देखेंगे तो विदेश में जाकर के हमारी इमेज है उसको अच्छे से बताएंगे, तो हमारी रैंकिंग पे ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसमें प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिपोर्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, डेटा पूछ सकते हैं और आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डिटेल से हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि सतत और बहनीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमें एक रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि टूरिज्म हमारी GDP के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म हमारे रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GDP में बहुत बड़ा रेवेन्यू, विदेशी मुद्रा कहाँ से आती है, टूरिज्म से आती है। विदेशी निवेशक हमारे आएंगे, विदेशी मुद्रा लेके जाएंगे, इससे हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, जो टूरिज्म से संबंधित जो लोग आते हैं उनको चाहे ट्रैवलिंग, उनकी होटल, उनको विजिट करवाना, इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, तो इससे उनकी रोजगार स्थिति सुधरती है। और इसके अलावा हमारे सॉफ्ट पावर के रूप में काम करता है। जितना ज़्यादा हमारा टूरिज्म मजबूत होगा, लोगों को भारत को लेकर के उनके प्रति प्रभाव, भारत का इमेज उनके मन में ज़्यादा बसेगा, लोग विश्वास करेंगे और भारत की एक तरह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर डेवलप होगी। तो इसलिए टूरिज्म हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारी विदेश नीति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन टूरिज्म है ना, कैसा होना है, सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म में 3 पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है: पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक सांस्कृतिक सस्टेनेबिलिटी
और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अगर हम बात करें तो इन तीनों के आधार पर, एक पर्यावरणीय, एक सामाजिक आर्थिक और एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हो गया और एक आर्थिक, ये तीनों पॉइंट जहां पर मिल जाते हैं ये होता है पर्यावरणीय मतलब सतत बहनीय पर्यटन। तो इसमें अगर देखें तो इन 3 पॉइंटों के आधार पर आप डिफाइन कर पाओगे। 3 आधारभूत सिद्धांतों का मतलब होता है संधानीय पर्यटन। जिसमें एक की बात करें तो पर्यावरणीय संसाधनों का, देखो पर्यावरणीय मामलों में ये है कि पर्यावरणीय संसाधनों का उचित प्रयोग करें, पर्यावरण प्रक्रिया को बनाए रखें और दोहर, जैसे मान लो अगर मान लो किसी बीच पे आप टूरिज्म एक्टिविटी करने गए हो तो वहाँ पर कचरा ना डालें, वहाँ पर वहाँ के जो मैरीटाइम इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करें, वहाँ पर खराब उसको इको फ्रेंडली बनाए रखें। तो वो चीज़ आपको करनी है, तभी जाकर के आपका सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप हो पाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि बीच पे आपने देखा होगा, बम्बई के कई बीच है, उन पे अगर आप जाके देखोगे तो इतना कचरा जमा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी विदेशी टूरिज्म वहाँ दोबारा टूरिज्म करने नहीं आएगा। उससे हमारे टूरिज्म में वो डाउन होगा और टूरिज्म हमारा नुकसानदायी होगा। इसलिए आपको पर्यावरणीय टूरिज्म बनाएंगे, पर्यावरण आज के अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो ही आपका टूरिज्म सस्टेनेबल रहेगा। अदरवाइज एक बार कोई देखने आए दोबारा देखने नहीं आएगा। सेकंड चीज़ है सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी कि जो भी वहाँ के लोकल लेंगे उनका सम्मान, सांस्कृतिक सम्मान करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार ट्राइबल को लेकर के टूरिज्म लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के लोग टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनकी कल्चर को बनाए रखो, तभी जाकर के वो टूरिज्म कंटिन्यू रह पाएगा वहाँ। और दूसरी बात, एक दूसरे की संस्कृति उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए, हमें दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तभी टूरिज्म वहाँ पर रह पाएगा। और इकोनॉमिक टूरिज्म का मतलब है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि गरीबी का उन्मूलन करो, ताकि लोग गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, सभी हितधारकों को उससे लाभ होता है, तो वो लाभ सब तक पहुँचे, सभी तक लाभ पहुँचेगा तो लोग, जैसे मान लें कई बार क्या होता है कि ये टूरिज्म ए प्लेस है तो यहाँ पर कुछ कंपनियों ने ठेके पर ले लिया इस टूरिज्म प्लेसेस को, तो पूरा फायदा इस कंपनी को मिल जाता है या कि आसपास के लोगों को नहीं मिल पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ के सभी लोकल, सभी हितधारक है उनको फायदा होना चाहिए। तो ऐसा टूरिज्म होगा जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सस्टेनेबिलिटी होगी, वही टूरिज्म आगे डेवलप करेगा, वही आगे बढ़ेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप पढ़ते हैं करंट में क्या रहा है, तो चूंकि हाल ही में राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन रणनीति जारी की है, तो किस मिनिस्ट्री ने जारी की है आपको ध्यान होना चाहिए। हमारी पर्यटन मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप किया गया है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई है। अब संधारणीय पर्यटन के बारे में मैंने बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार संधारणीय पर्यटन 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से, सतत पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक, और ये तीनों बुनियादी सिद्धांत आपके 3 SDG को कंप्लीट करते हैं। SDG 8 समावेशी और सतत आर्थिक विकास, SDG 12 सतत खपत और SDG 14 महासागर, यानी कि ये तो हो गया आपका मेरीन टाइम इकोसिस्टम, ये हो गया आपका फूड सिक्योरिटी और ये होगा आपका आर्थिक विकास। तो आर्थिक वाला ये पॉइंट हो गया, पर्यावरण वाला ये हो गया और सतत विकास ये वाला ये हो गया। तो इस आधार पर 3 आधार पर ये पर्यावरण संधारणीय पर्यावरण का मतलब ये होता है संधारणीय। और पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो ये आप देख सकते हो पर्यटन क्षेत्र का रोल क्या है हमारी GDP में, रोल ऑफ टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, तो देखो GDP में अगर देखोगे तो भारत में GDP में 2020 में 4.7%, ये थोड़ा सा क्या है कि 2020 में कोविड-19 की वजह से ज़्यादा टूरिज्म नहीं बढ़ पाया, लेकिन हमारी GDP में लगभग 7 से 8% भूमिका किसकी होती है, GDP में रोल निभाता है कौन, आपका टूरिज्म सेक्टर। लगभग आप देख सकते हो देश के कुल रोजगार का 7.5%, 7.3% रोजगार देता है, लगभग 31.8 मिलियन यानी कि 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। तीसरा, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा यहीं से मिलती है, इसी की वजह से भारत में विदेशी मुद्रा आती है, तो फॉरेक्स रिजर्व के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक यात्रा परिवर्तन विकास सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति 54, जबकि 2019 में 46 में थी, ये थोड़ी डाउन हो गई है हमारी। लेकिन ध्यान रखना ये 3 फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको टूरिज्म को लेकर के अगर बात बता रहे हैं कि भारत में कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या रोल है, तो इस फैक्ट को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें
कि ये वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रसार सूचकांक कौन जारी करता है, WEF जारी करता है, ये भी याद रखनी है। फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अब आखिरकार ये है कि हमें संधारणीय टूरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमें सस्टेनेबल टूरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको एक चीज़ है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, पहला काम है समावेशी सामुदायिक विकास। अगर पर्यटन क्षेत्र, अगर आपको बताया कि समावेशी सामुदायिक विकास जरूरी है, क्योंकि वहाँ के प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन है, उनकी निरंतरता जरूरी है, और वहाँ पर उसका पालन, वहाँ के उसकी ज़रूरत है, उन समस्त हितधारकों को उसका फायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमें इसके लचीलेपन और इसके समावेशीकरण पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। दूसरा, भारत की संधारणता में देखें, भारत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसे एडवेंचर टूरिज्म में हमारी 96 है, जो कि 2019 में 128 थी। तो अगर हम कह सकते हैं तो एडवेंचर टूरिज्म या इको फ्रेंडली टूरिज्म में उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें ये रणनीति काम करेगी। कोविड-19 आपको पता है कि एक संकट भी है, अवसर भी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि बहुत जगह, जैसे श्रीलंका में टूरिज्म था वो डाउन हो गया, अदर जगह भी टूरिज्म को डाउन हो गया एकदम लॉकडाउन की वजह से। ग्लोबल लेवल पर लॉकडाउन लगा, बहुत जगह टूरिज्म डाउन हो गया। लेकिन दोबारा से जब भारत ये ओपन हुआ है, लॉकडाउन ओपन हुआ है, तो भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो भी लोग, आपको पता है 2 साल से जो लोग बंद रहे, घूमने नहीं गए, तो वो अब लोग ज़्यादा घूमने आएंगे। इसलिए भारत इस टूरिज्म एक्टिविटी के अंदर फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा जब भी उठा पाएगा जब भारत टूरिज्म को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आधार पर डेवलप करे। रणनीति क्या रहेगी इसकी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले रणनीति क्या है कि अब तक हमारा पर्यटन सेक्टर हमारा एक इग्नोर सेक्टर रहा, इसलिए बोला गया कि पर्यटन सेक्टर को एक मेन सेक्टर माना जाए। इसलिए इसके प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन, इनकी सुरक्षा की जाए, कार्बन न्यूट्रल इनको फोकस किया जाए, और संसाधनों का अधिक से अधिक यूज करने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा टूरिज्म या गाइडर का, ताकि इस लेवल में हम काम कर सकें। ये काम किया जाएगा। तो इसके अलावा इसमें लोगों को, जो ग्लोबल लेवल पर टूरिज्म आते हैं, टूरिस्टर आते हैं, उनको भारत के जो भी एरियाज़ हैं उनको इस तरीके से बनाओ। जैसे कई बार क्या होता है, कई जगह आप टूरिज्म प्रोसेस पर आएंगे तो विदेशी जो टूरिस्टर होते हैं वो कई बार दोबारा नहीं आते, क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, होटल की व्यवस्था नहीं होती, सड़क कनेक्टिविटी नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती। तो जब तक बेसिक चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी, लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि लोगों का वो एरिया, वो जगह उसकी पसंदीदा जगह, फेवरेट जगह के रूप में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें इको फ्रेंडली के अंतर्गत ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है, हमें कार्बन न्यूट्रल पे फोकस करना है, और ये बेसिकली पर्यावरणीय संधारणता, जैविक विविधता, जो जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी आपका इको टूरिज्म उतना ही बढ़ेगा। आर्थिक संधारणता, ऑब्वियसली इन पे हम फोकस करेंगे ताकि इसको हम लेकर के अच्छा काम किया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और की जाएगा कि सचिव के अधीन एक राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय संधारणीय पर्यटन बोर्ड स्पेशली सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने में काम करेगा, तो इस बोर्ड का गठन भी हम करेंगे। इस संधारणीय पर्यटन के प्रोत्साहन देने के लिए ये एक नोडल एजेंसी बनाई जाएगी कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाने, ये संस्था का सुधार किए जाएंगे ताकि हम सस्टेनेबल टूरिज्म को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा राज्य पर्यटन विभाग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य संघ स्तर पर एक राज्य नोडल एजेंसी होगी। यानी कि देखो, एक तो राष्ट्रीय लेवल पर सस्टेनेबल टूरिज्म बोर्ड होगा, इसके अलावा उसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होगी, और एक राज्य पर्यटन डिपार्टमेंट है उसका अंतर्गत भी एक राज्य नोडल एजेंसी होगी जो सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देगी। तो ये सुधार इस रणनीति के अंतर्गत हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत की हम बात करें तो भारत ने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या किया है, तो ये सरकार के प्रयास, जो मैं हर बार आपको क्वेश्चन में डालता हूँ कि सरकारी प्रयास बताइए, वो सरकारी प्रयास हैं। सरकारी प्रयासों पर अगर बात करें तो भारत अतुल भारत ब्रांड से अपना बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। हम एक ब्रांड के रूप में डेवलप कर रहे हैं, अतुलनीय भारत, पधारो हमारा राजस्थान, ऐसी चीज़ें, पधारो हमारा देश। तो उस तरह के ब्रांड हम डेवलप कर रहे हैं ताकि टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। सेकेंड ये कि ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल के द्वारा 2010 में संस्थागत रूप दिया गया था, यानी कि इस संस्था को हमने तो भारत ने भी अपने लेवल पर कुछ मापदंड इस संस्था के हैं, जो मापदंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो भी स्वीकार किए हैं और भारत उनके अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय ने संधारणीय पर्यटन मापदंड शुभारंभ कर दिया, एक पैरामीटर जारी कर दिया ताकि हम इंडेक्स के आधार पर देख सकते हैं किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी स्थिति नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा टूर ऑपरेटर्स को
सम्मानजनक पर्यटन और संधारणीय पर्यटन के लिए भी उनको क्या किया जाएगा, एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना होता है, जो भी गाइडर्स होते हैं उनको, ताकि वो इको फ्रेंडली या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ये भारत द्वारा संधारणीय पर्यटन के लिए इनको अपनाया गया। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत में टूरिज्म को लेकर के थोड़ा विश्लेषण कीजिए। तो हम कई बार कई चीज़ों का विश्लेषण करता है, और शॉर्ट विश्लेषण होता है। शॉर्ट विश्लेषण आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। शॉर्ट विश्लेषण कई चीज़ों का होता है। तो शॉर्ट विश्लेषण अगर हम करते हैं इसमें, तो संधारणीय पर्यटन का शॉर्ट विश्लेषण, शॉर्ट का मतलब एस का, इसमें 4 शब्द होते हैं, SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी क्या क्या मजबूती है। बी का मतलब होता है कमजोरियाँ क्या क्या है। ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। और टी का मतलब अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या खतरे हैं आपके टूरिज्म पे। तो 4 आधार पर आप इसका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है भारत की। अगर भारत में टूरिज्म को देखा जाए तो भारत के पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। एक तो आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु और मौसम है। अगर किसी को डेजर्ट घूमना है तो भारत के पास अवेलेबल है। अगर किसी को हिमालय घूमना है तो भारत में है। अगर किसी को समुद्र देखना है तो भारत में। तो सारी चीज़ें भारत में ज़्यादा है, इसलिए भारत में टूरिज्म ज़्यादा है, टूरिज्म की संभावना ज़्यादा है। उसकी भारत में ज़्यादा टूरिज्म होता है क्योंकि भारत के पास एक अच्छा चीज़ अवेलेबल है। दूसरा, प्रचुर मात्रा में भारत के पास संसाधन है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ किले हैं, इतिहास है, फोर्ट है, मंदिर है, इसलिए हमारे पास संसाधन बहुत है। और बाह्य निवेश की अच्छी स्थिति है, भारत में बड़ी मात्रा में इसमें निवेश है। और पर्यटन भारत को एक बड़ी रोजगार दे सकता है, जीडीपी में रोल निभा सकता है, इसलिए ये हमारे लिए मजबूती के रूप में इसका यूज होता है। कमजोरी क्या है कि अभी तक हमारा पर्यटन है वो वैश्विक लेवल पर डेवलप नहीं हुआ। हमारा पर्यटन है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं बना। हमारा पर्यटन है वो पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा, इसकी वजह से इंफ्रा डेवलप नहीं हो रहा। और घटिया लेवल का इंफ्रा होने की वजह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर निवेशक या यहाँ पर भी टूरिस्ट नहीं आते। तो ये हमारी कमजोरियाँ हैं, ये हमारी मजबूती है। तो हमें हमारी कमजोरियों को मजबूती में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक है अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या है भारत के पास। यानी अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी संभावना है टूरिज्म को बढ़ाने की, तो देखो संभावना तो यह है कि भारत के पास, आपको पता है, एक भारत की ये संभावना अवसर यह है कि स्थानीय और विदेशी दोनों लेवल पर हमें एक टूरिज्म को लेकर के मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे वो बढ़ाना है। इसके अलावा हमारे पास बड़ी मात्रा में तीर्थ स्थल है, हमारी बड़ी मात्रा में सरकार भी इसकी बढ़ती अट्रैक्ट है, सरकार भी मेहनत कर रही है, सरकार भी इनको लेकर बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। तो अवसर तो हमारे पास अवेलेबल है। थ्रेट क्या है हमारे पास कि कई बार क्या है कि पर्यटक आ जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करते हैं, तो उसकी दिक्कत है। कई बार भूमि चेंज हो जाती है। जैसे मान लें कोई समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया पर बीच है, तो यहाँ होटल बन जाएंगी, तो होटल की वजह से भूमि है वो कम हो जाएगी। वो ज़मीन कहीं ना कहीं जो ज़मीन थी, इको फ्रेंडली ज़मीन थी, उसको कंपनियों के द्वारा ऑक्यूपाई करके वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जाएगी। कई बार बहुत ज़्यादा टूरिज्म की वजह से वहाँ की लोकल कल्चर है वो पतन हो जाती है। इसके लेकर के ये थ्रेट है, इन थ्रेटों को हमें संतुलन में लाना होगा और हमें अवसर के रूप में इसको कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर के हम टूरिज्म एरिया में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ये टूरिज्म सेक्टर का भारत में क्या हो, स्वैट विश्लेषण था टूरिज्म एरिया का भारत में। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है। तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी दोस्तों कि पर्यटन क्षेत्र में सतत पर्यटन या संवहनीय पर्यटन है, उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत उसमें क्या रणनीति। अभी भारत ने एक राष्ट्रीय लेवल पर रणनीति लाई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कि हमें सतत जो यह संधारणीय जो टूरिज्म है उसको आगे बढ़ाना होगा, और वो हमारी जीडीपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ग्लोबल लेवल पर सतत विकास लक्ष्य के महत्व को भी प्राप्त करने में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बेसिक बड़े मेजर टॉपिक थे जो अभी हमने इसके अंतर्गत कवर किया। अब कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट हैं, उनको हम एक बार इसमें कवर कर लेते हैं। एक समस्या रही है ट्यून डेफिशिएंट प्रॉब्लम। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ट्यून डेफिशिएंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो ट्यून डेफिशिएंट प्रॉब्लम का मतलब है आपके दो घाटे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट और एक है फिस्कल डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि आपका आयात ज़्यादा है निर्यात से, तो आप घाटे में चले जाते हैं। और फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपकी प्राप्तियाँ या रेवेन्यू प्राप्तियाँ हैं वो उससे ज़्यादा हमारा खर्चा ज़्यादा है, व्यय ज़्यादा है, यानी कि व्यय ज़्यादा है आपका किससे, प्राप्तियों से। तो इस व्यय की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करते हैं, सरकार की मान लो 80 रुपये इनकम हुई, सरकार ने 100 रुपये खर्च कर दिए,
तो सरकार ने 20 रुपये कहाँ से खर्च किए होंगे? उधारियों से, बोरोइंग लेकर के। तो इसलिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की उधारियाँ है, तो घाटा ही है क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा ही। तो राजकोषीय घाटा सरकार का व्यय अगर ज़्यादा हो जाता है सरकार की आय से तो राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो इन दोनों की एक साथ प्रॉब्लम बढ़ना, इन दोनों का एक साथ बढ़ना हमारी ट्विन डेफिशिएट प्रॉब्लम कहलाती है। करंट अकाउंट डेफिशिएट भी एक साथ बढ़ना और फिस्कल अकाउंट डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट भी बढ़ना, ये हमारी क्या हो जाती है? ट्विन डेफिशिएट प्रॉब्लम। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में बोला है कि वस्तुओं की उच्च कीमतों और बढ़ते सब्सिडी के बोझ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहरे घाटे की समस्या से ला दिया। पहली बार सरकार ने राजकोषीय विचलन की संभावना के बारे में स्पष्ट बोला है। क्या है मतलब? कि कहीं ना कहीं अब हमें क्या कहने का मतलब है कि हम देखो, एक तो हाई लेवल पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उच्च कीमतों मतलब इन्फ्लेशन, और जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, आयात है वो बढ़ता है। क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब कि हमारे यहाँ कीमतें, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ वस्तुएं बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? वस्तुओं का आयात ज़्यादा हो जाता है। तो आयात बढ़ता है तो इस अनुपात में आपका निर्यात नहीं बढ़ता, निर्यात घटता है, ऐसी स्थिति में आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि देखो, इन्फ्लेशन अगर हाई लेवल पर इन्फ्लेशन है तो इसकी वजह से एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा प्रभाव यह है कि अगर आपका हाई इन्फ्लेशन है तो सरकार का व्यय भी ज़्यादा होगा, और सरकार का व्यय ज़्यादा होगा तो राजकोषीय घाटा भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए उच्च कीमत और सब्सिडी बोझ, सब्सिडी देती है सरकार, आपको पता है जब महंगाई होती है तो गरीबों के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो जितनी ज़्यादा महंगाई होगी, जैसे मान लें अगर कोई चीज़ 10 रुपये की आ रही है और महंगी होने की वजह से 20 होगी, सरकार अब 20 रुपये तो उसको नहीं बढ़ा पाएगी, तो सरकार कितना बढ़ाएगी? 3 या 4 रुपये उसको सरकार अपनी ओर से दे देगी। तो सरकार की इससे क्या है कि सब्सिडी होती है वो बढ़ जाती है, और सब्सिडी का खर्चा सरकार के ऊपर आ जाता है, इसलिए सरकार का व्यय है वो बढ़ जाता है। इन दोनों की वजह से हमारा दोहरा घाटा कौन कौन सा? हमारा व्यापार घाटा, जिसे बोलते हैं हम करंट CAB, करंट अकाउंट, CAD बोलते हैं इसको, करंट अकाउंट डेफिसिट, और एक होता है फिस्कल अकाउंट डेफिसिट। तो ये चीज़ें, ये दोनों ही हमारी बढ़ जाती है। तो बात सही है, किसके कारण से? तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि हाई इन्फ्लेशन और बढ़ती सब्सिडी, ये दो पॉइंटों से कैसे बढ़ती है भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो और पहली बार सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि चालू वित्त वर्ष में एक्सेप्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं हमारे जो राजकोषीय विचलन, यानी कि राजकोषीय जो फिस्कल हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना, उसको कम करेंगे, व्यय को कम करेंगे थोड़ा सा, ये सरकार ने सोचा है। और इसलिए सरकार द्वारा स्टैगफ्लेशन के खतरे को कम, क्योंकि एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन। देखो, आपने कई शब्द सुने होंगे, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है स्टैगफ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन यानी क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि वस्तु कीमत बढ़ाती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 kg आलू 10 रुपये के आ रहे हैं, और अगर आलू की कीमत बढ़ करके 20 रुपये kg हो गई, तो 1 kg आलू कितने के आएंगे? 20 रुपये के। यथार्थ पहले 10 रुपये में 1 kg आते थे, अब वो महंगी होकर के 20 रुपये में आते हैं, तो क्या आलू की कीमत कितनी हो गई? 10 से 20। लेकिन मुद्रा की कीमत घट गई, पहले 10 रुपये की वैल्यू इतनी थी वो 1 किलो आलू ला सकता था, अब कितनी मुद्रा की वैल्यू? अब 10 रुपये की इतनी वैल्यू है कि वो आधी किलो ही आलू ले सकता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम मुद्रास्फीति, जिसमें कीमत बढ़ जाती है, आपकी मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। दूसरा है डिफ्लेशन, यानी कि इसमें वस्तु की कीमत इतनी कम हो जाती है कि कोई भी उत्पादक उत्पाद करना बंद कर देता है, वस्तु बहुत ही सस्ती हो जाती है। अब वस्तु ही सस्ती हो जाएगी तो आपको पता है कि जो उत्पादक है उनको लाभ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ऐसी स्थिति में उत्पादन बंद हो जाता है और आपकी स्थिति मंदी में चली जाती है। इसलिए डिप्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत बहुत डाउन हो जाती है। एक होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन तो है, इसमें मुद्रास्फीति भी है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। जब आपकी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ में बढ़ जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। तो इसलिए अगर बात हुई है कि आपकी उच्च बेरोजगारी और आपकी उच्च मुद्रास्फीति,
इसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती है स्टैगफ्लेशन। और दोस्तों नॉर्मली क्या होती है कि इन्फ्लेशन होती है, तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि हमारी मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, इसलिए कीमत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक काम कर देती है कि मांग को बढ़ाने के लिए निवेशकों को ज़्यादा पैसा दे देगी, आपूर्ति को घटाने के लिए उपभोक्ताओं को कम पैसा देगी। इससे क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अगर बेरोजगारी भी है तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि मांग भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा, और यदि आप पैसा देंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बाहर निकलना थोड़ा आसान नहीं होता। इसको हम आके बेसिक में वो पढ़ते हैं, लेकिन मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो वर्तमान में हमारी सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की ओर कन्वर्ट हो सकती है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत घातक होती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है और साथ ही आपकी ग्रोथ रेट बहुत डाउन हो जाती है और इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाती है। अब दोहरे घाटे का अगर हम बात करें, दोहरे घाटे का प्रभाव क्या है, तो दोहरा घाटा का देखो सामान्यतः ये है कि दोहरा घाटा जरूरी नहीं कि आपका हमेशा नकारात्मक ही इफेक्ट डालता है। देखो यदि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बड़ा है तो हो सकता है सरकार ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, तो इससे आर्थिक वृद्धि हो सकती है। अगर सरकार का करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा है तो हो सकता है कि हमने आयात ज़्यादा किया हो, लेकिन तकनीकी चीज़ का आयात ज़्यादा किया हो और उन तकनीकों को पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया हो, ताकि उनका हम निवेश करके हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा सकें। तो दोनों अगर घाटे की स्थिति है तो हमेशा ध्यान रखने एक पॉइंट, हमेशा हानिकारक नहीं होती। लेकिन यदि घाटे की स्थिति लंबी टाइम तक बनी रहेगी, अगर आपका राजकोषीय घाटा बहुत लंबे टाइम तक बना रहेगा या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट लंबे टाइम तक बना रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्थिति खराब हो रही है। इससे एक तो राष्ट्रीय बचत दर में कमी आएगी, क्योंकि देखो अगर सरकार का खर्च ज़्यादा होगा तो सेविंग कम होगी। इससे ब्याज दर और विनिमय दर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि निर्यात महंगा होगा। ऑब्वियसली जब आपका इन्फ्लेशन होगा, आपकी मुद्रा कमज़ोर होगी, तो निर्यात महंगा होगा, और निर्यात महंगा होगा तो निर्यात कम होगा, और इसकी वजह से आपका फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर आपका अकाउंट और आपका अगर निर्यात कम होगा तो आपका फिर एक कह सकते हैं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है फिर बढ़ेगा, और इसके अलावा विदेश से उधारी लेने पड़ सकती है। क्योंकि देखो नॉर्मली हमारे पास अगर निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो रखा है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम जो आयात करते हैं वो फॉरेक्स रिजर्व हमने देना पड़ता है। तो अगर आपका आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व वो कम पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से क्या करना पड़ सकता है, उधारियाँ भी दे सकती है। और यदि आप उधारी लेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट फिर बढ़ेगा। उधारी नहीं लेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बना रहेगा, उधारी आपको लेनी पड़ेगी, इसलिए एक साइकिल में फंस जाओगे आप। इसलिए ये बहुत ख़राब सिचुएशन डालती है। अगर इसको हमें दोहरे घाटे को दूर करना है तो क्या करना होगा, तो एक तो सरकार जैसे क्या है कि गैर पूंजीगत व्यय खर्च करती है, जैसे किसी को सब्सिडी दे रही है, किसी का किसानों का लोन माफ़ कर दिया, तो ये जो खर्च है ना, ये डेड असेट के रूप में काम करते हैं, ये नई पूंजी क्रिएट नहीं करते। तो बोला गया कि सरकार इस प्रकार के गैर पूंजीगत व्यय उन पर ज़्यादा खर्च ना करे, पूंजीगत व्यय पे ज़्यादा खर्च करे, ताकि फिस्कल डेफिसिट है उसका यूज हो सके। उसे फिस्कल डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ उसका, यदि देखो एक तो यह है कि जैसे एग्जांपल ध्यान रखना कि अगर आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और 100 रुपये उधार लेकर के उनका निवेश किया कहीं पर और 120 रुपये आपको मिल गए, तो आप 20 रुपये प्रॉफिट मांगे। इससे आपका ये उधारी खराब नहीं है, ये जो उधारी है ये आपने उधार लिया है खराब नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 1 रुपया आपने लिए 100 रुपये, और 100 रुपये का शाम को पौवा पी करके आप सो गए, ये आपकी उधारी है ना, ये नुकसानदायी है, क्योंकि आपकी वो डेड असेट है, वो आपकी यूज नहीं आई। आपको 100 रुपये चुकाने, लेकिन वो जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका खप है। तो इसलिए सरकार से बोला गया कि जब सरकार सब्सिडी देती है तो सरकार के लिए यूजलेस है, उनका सरकार को डायरेक्टली ना तो असेट मिलती है ना प्रॉपर्टी मिलती। इसलिए हमें यह है कि जो गैर पूंजीगत व्यय है उनको कम करो। देखो सब्सिडी देना सही है, लेकिन सब्सिडी रीजनेबल दो, जिसको ज़रूरत है उसी को दो। दूसरी बात, राजकोषीय समेकन का मतलब है कि आपको स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, और इसके लिए आप स्टेट और गवर्नमेंट है उसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे कि वो बेकाम में लोन ना ले, बेकाम में उधारी नहीं ले। लोग क्या करते हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट आपने देखी होगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, चुनाव आ रहे हैं उधारी ले लेंगी और बहुत सारी स्कीम्स घोषित कर देंगे, हम सभी को कंप्यूटर देंगे, किसी को टीवी देंगे, किसी को क्या देंगे। इसकी वजह से सरकार किसी का लोन माफ़ करेंगे, उधारी तो लेते चुका नहीं पाते, इससे उनका राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि ये स्ट्रिक्ट उधारी लेने की जो रीति है ना, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करो। आयात प्रतिस्थापन, यानी कि अगर जितना ज़्यादा आयात करोगे, जिन वस्तुओं का आप आयात करते हैं जैसे विशेषकर जीवाश्म ईंधन, या इनको हम क्या करो, कट करो।
जैसे जीवाश्म, आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा आयात होता है तेल का, और तेल की आयात की वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब आयात ज़्यादा निर्यात कम है। तो अगर हम तेल का आयात ज़्यादा करोगे तो इससे हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इसको रोकने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर फोकस करना चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, ताकि हमें आयात ही ना करना पड़े। और कुछ ऐसी वस्तु जिनका हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन हम खुद करें। तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा, और आयात उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार के पास इनकम बढ़ेगी और सरकार का राजकोषीय घाटा भी कम होगा। इसके अलावा निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रुचि का उपयोग उचित मिला। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, निर्यात में कंपटीशन होता है, इसलिए हर देश अपनी मुद्रा को कमज़ोर कर सकता है। जैसे अगर $1 की वैल्यू 40 रुपये है और भारत ने क्या किया कि अपने मुद्रा को थोड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसको कमज़ोर कर दिया, $1 की वैल्यू 60 रुपये हो गई। तो पहले अगर कोई वस्तु, एक वस्तु अगर 20 रुपये की आ रही है तो पहले अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भारत से $1 में 2 वस्तु खरीद सकता था, अर्थात हमारे यहाँ से निर्यात कितनी वस्तुओं का हो रहा था, 2 वस्तुओं का। लेकिन अब वो व्यक्ति 3 वस्तु खरीद सकता है, अर्थात हमारे यहाँ से निर्यात कितने का हो रहा है, 3 वस्तुएं। तो यदि हमारी मुद्रा को हम कमज़ोर करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में निर्यात के लिए हमारी मुद्रा बहुत यूजफुल हो जाती है, क्योंकि विदेशी निवेश, इसलिए चीन हर बार अपनी मुद्रा का कमज़ोर करता है ताकि उसका निर्यात बढ़े। तो जब मुद्रा कमज़ोर होती है तो निर्यात बढ़ता है, निर्यातकों को फायदा होता है, जबकि आयातकों को नुकसान होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमें थोड़ा हमारी मुद्रा के साथ भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मुद्रा है उसको उचित डिसाइड करें, उसका मुद्रा का विनिमय मूल्य उसको थोड़ा कमज़ोर करें, ताकि अगर आपका मुद्रा का विनिमय मूल्य अगर कमज़ोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले तो आयात रुक जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा, और इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में निवेश आएगा, विदेशी निवेश आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो भारत आयात की बजाय निर्यात करने लग जाएगा। तो यदि हमें ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलना है, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो इस लेवल पे हमें काम करना होगा। और ये दोस्तों प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन चीज़ों में एक शब्द भी यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप उस शब्द को पूछ सकते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा, चालू खाता, ये मैंने बता दिया नॉर्मली। चालू खाता अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो इसका मेन बात है कि एक तो हम ऊर्जा आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, विशेषकर ऑयल का, इसकी वजह से, क्योंकि हमारी ऊर्जा के जितनी ज़रूरत है उसका 66% हम आयात करते हैं। इसके अलावा वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी, जैसे अगर ऑब्वियसली हम कच्चे तेल का आयात करते हैं और कच्चा तेल यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो गया तो हमें महंगा मिलेगा, तो जब हम $1 देते थे वह $2 देने पड़ेंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका विदेशी मुद्रा भंडार कमज़ोर हो जाएगा, आपका राजकोषीय खाता कमज़ोर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है गैर प्रतिस्पर्धी, यानी हमारा निर्यात है, हम जिन चीज़ों का निर्यात करते हैं, जिन वस्तुओं को हम बाहर बेचते हैं वो वस्तुएं कंपटीशन नहीं कर पाती। जैसे अगर हम वस्त्र की बात करें तो हमारे वस्त्र जब इंग्लैंड या यूरोप के मार्केट में जाते हैं तो ये बांग्लादेश के वस्त्रों के साथ भी कंपटीशन नहीं कर पाते। हमसे अच्छे और सस्ते वस्त्र बांग्लादेश के होते हैं, हमारे नहीं होते। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश का ज़्यादा निर्यात होता है, हमारा निर्यात ज़्यादा नहीं होता। तो हमें इस लेवल पे काम करना होगा, तभी हम इसको सुधार सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखो, ये चित्र आपको दिख रहा है, यूपीएससी से बहुत क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि क्या हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक साथ बढ़ते हैं एक साथ घटते हैं, ऐसी सिचुएशन आपने देखी है? तो अगर इसकी बात करें तो ये बात बिल्कुल गलत है। जरूर नहीं कि हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़े तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़े, या जरूर नहीं है कि दोनों कम हो तो दोनों एक साथ कम हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस अगर आप चित्र को देखेंगे इसमें, तो इसमें देखा होगा कि जैसे यहाँ तो फिस्कल डेफिसिट 2012 से लेकर के लगभग 2015-16 तक, कोविड से पहले फिस्कल डेफिसिट घटता जा रहा था, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। इसके बाद कोविड-19 में आपने देखा होगा, कोविड-19 में आपको पता है फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा कोविड-19 में, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए घटेगा क्योंकि आयात आपका बंद ही हो गया लॉकडाउन की वजह से। जबकि आपने देखा होगा कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, क्योंकि कोविड-19 में आपको पता है कि कोविड-19 में बाहर से आयात बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था वैश्विक लेवल पर, इसलिए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम डाउन हो गया। जबकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा क्योंकि जब सरकार को कोविड-19 में बहुत सारा खर्चा करना पड़ा, सब्सिडी देनी पड़ी, सबको 500 रुपये देने पड़े, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लानी पड़ी, तो सरकार का व्यय बढ़ गया, लेकिन आयात हमारा नहीं बढ़ा। इसलिए आयात नहीं बढ़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा कम हो गया, लेकिन हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ बढ़े घटे,
सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों बढ़ सकता है एक साथ, एक कभी बढ़ सकता है, एक कभी घट सकता है। कोविड-19 में यदि हम देखें तो राजकोषीय घाटा बढ़ा था, जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट घटा था। करंट अकाउंट डेफिसिट घटने का मेन कारण लॉकडाउन था, बाहर से आयात हमने कम किया था। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। यूएस फेडरल बैंक ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दरें उनमें बढ़ोतरी कर दी। जैसे हमारे यहाँ ये होती है, ये क्या बोलते हैं, रेपो रेट होती है। यूएस फेडरल बैंक क्या है, यूएसए का केंद्रीय बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही यूएसए का यूएस फेडरल बैंक है। अब आरबीआई जिस तरीके से अपने मार्केट में मुद्रा की इन्फ्लेशन और मौद्रिक नीति का निर्धारित करती है, ठीक उसी प्रकार से यूएसए के मार्केट में यूएस फेडरल बैंक करता है। मौद्रिक स्थिति, मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी नीति है, उसको डिसाइड करता है। तो हाल ही में जैसे आरबीआई ने, आपने देखा होगा कि रेपो रेट की दर बढ़ा दी, तो इसी प्रकार के यूएस रिजर्व बैंक ने भी अपनी रेपो रेट है, उन पर इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दी। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो इंटरेस्ट क्या हो गया, महंगा हो गया। तो आपको पता है कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक अगर अपनी ब्याज दर बढ़ाता है तो इसका प्रभाव दुनिया के सारे देशों पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक दुनिया का सबसे अमीर बैंक तो है ही है, साथ साथ में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का बैंक है। तो आपको पता है यूएस फेडरल, अगर आपके पास एक तो आरबीआई का विकल्प है किसी चीज़ को निवेश करने के लिए, एक निवेशक के पास आरबीआई विकल्प है और एक यूएस फेडरल बैंक है, तो सामान्यतः निवेशक यूएस फेडरल बैंक के पास जाएगा निवेश करने के लिए। अगर दोनों समान ब्याज दर रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी निवेशक आरबीआई की बजाय यूएस फेडरल बैंक में ही निवेशक करेगा, क्योंकि यूएस फेडरल बैंक का ट्रस्टवर्दीनेस या उसकी सॉवरन गारंटी है अभी भी आरबीआई की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर मान लें यूएस फेडरल बैंक अपनी ब्याज दर बढ़ाता है तो इस पर इफेक्ट भारत पे पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये लोगों को, ये निवेशकों को ज़्यादा ब्याज देगा और हम उसकी तुलना, जैसे मान लें हम 6% दे रहे हैं और उसने 7% दे दिया, तो सारे निवेशक यहाँ चले जाएंगे। या मान लें 6% भी दे रहा है तब भी सारे निवेशक यहाँ चले जाएंगे, हमारे यहाँ निवेश नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे निवेश पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और भारत में रुपया जो निवेश के रूप में है वो बाहर ज़्यादा चला जाता है। इसलिए जब भी यूएस फेडरल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को महंगा करता है, लोगों की सेविंग के लिए जो इंटरेस्ट देता है वो महंगा देता है, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, तो ज़्यादा निवेशक है जो यूएस फेडरल बैंक के पास चले जाते हैं। तो जो भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं या जो भारतीय निवेशक जो भारत में निवेश करते हैं, वो अपना पैसा भारतीय मार्केट से निकाल के यूएस मार्केट में जाके निवेश कर सकते हैं। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये तो आप समझ में गए होंगे कि इस फेडरल बैंक की ब्याज दर कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। बेंचमार्क बढ़ाना 1981 के बाद यूएस फेडरल बैंक ने पहली बार, अगर बात करें तो 1981 के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका में इन्फ्लेशन इस बार आई थी कोविड-19 के दौरान। और आपको पता है इन्फ्लेशन का मेन कारण यही है कि आपूर्ति और मांग में असंतुलन, और हाल फिलहाल जो पेट्रोल की कीमत है उसमें भी बढ़ गई। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्याज उसमें कहीं ना कहीं एक बात है कि इसकी वजह से अगर मंदी की स्थिति आ रही है और मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा आ रही है, तो जब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, मंदी की स्थिति है, तो इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इसको दूर करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा बैंक भी आरबीआई मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, वो इसी प्रकार के हथकंडे यूज करता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वो पहला क्या काम करेगा, अपनी रेपो रेट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा मतलब इसी प्रकार क्या करेगा कि ब्याज को महंगा कर देगा। जब ब्याज महंगा होगा तो जब ब्याज बैंकों को महंगा मिलेगा तो बैंक भी लोगों को ब्याज महंगा देंगे, और जब लोगों के पास ब्याज महंगा मिलेगा तो लोग उसका अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, और अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड खड़ी नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो अपने आप ही मुद्रास्फीति कंट्रोल में हो जाएगी। अब वर्तमान में अमेरिका में मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, इसको रोकने के लिए यूएस फेडरल बैंक के द्वारा यह कदम उठाया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मंदी की आपको पता है कि मंदी स्थिति का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में आर्थिक गिरावट आती है। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, एक बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा होगा। बिजनेस साइकिल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस साइकिल क्या है कि सामान्य स्थिति में भी हर इकोनॉमी में एक टाइम पीक पॉइंट होता है, एक टाइम डाउन पॉइंट होता है। जैसे अगर कोई इकोनॉमी यहाँ है, मान लें जैसे मान लें 2008 की आर्थिक मंदी के टाइम पे हम लेते हैं, 2008 की आर्थिक मंदी पे इकोनॉमी यहाँ थी। जब इकोनॉमी मंदी में थी तो उसके बाद सरकारों के द्वारा बहुत प्रयास किए गए थे, सरकारों ने निवेश बढ़ाया बहुत सारी चीज़ की, तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे पीक पे पहुँच गई, यानी कि उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ गया,
बहुत ज़्यादा आप उत्पादन कर लिए तो एक टाइम के बाद आपकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो जब डिमांड कम होंगी तो फिर उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन भी कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर डिमांड, लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो लोग वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे रिसेशन में आ जाता है। ये क्या है आपका रिसेशन? रिसेशन का मतलब आपकी ग्रोथ रेट है वो घट रही है। रिसेशन का मतलब है कि आपकी ग्रोथ रेट है वो घट रही है, तो रिसेशन में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपकी ग्रोथ रेट माइनस में चली जाएगी और ज़्यादा खराब स्थिति हो जाएगी तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो ये है, पहले पीक पॉइंट होता है। पीक पॉइंट ये है कि आपका उत्पादन बहुत तेज़ गति से बढ़ा, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उत्पादन की मांग कम हो जाती है, घटने लग जाता है, फिर लोगों के पास बेरोजगारी हो जाती है तो और घटने लग जाएगा, तो आप मंदी की स्थिति में आ जाएगी। जब दोबारा मंदी में आएंगे सरकार फिर निवेश करेगी, फिर पीक पड़ेगी। इस तरीके से इकोनॉमी में साइकिल चलता रहता है। तो अभी ये साइकिल अमेरिका में इसी साइकिल से गुजरे, कोविड-19 में हम यहाँ आ गए थे तो अब इस स्थिति में जा रहे हैं पीक पे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति में कई बार ये कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति या मंदी की स्थिति बनी होती है, तो इनसे बाहर निकलने में कहीं ना कहीं केंद्रीय बैंकों को भूमिका निभानी पड़ती है। और इसलिए यूएसए के आधार, यूएसए का जो आरबीआई है, यूएसए का जैसे यूएस फेडरल बैंक बोलते हैं, उसके द्वारा भूमिका निभाई गई थी और उसने हाल ही में अपनी बेंचमार्क रेट इनको बढ़ाया और इसका सीधा प्रभाव दुनिया के सारे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि यूएस फेडरल बैंक है उसकी सॉवरेन गारंटी ज़्यादा होती है। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादातर निवेश उसी में निवेश करते हैं और अदर देशों से अपने विदेशी मुद्रा भंडारण को ले जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुका है। आगे थोड़ा सा और देख लेते, छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम इकोनॉमी वाली करंट है कंप्लीट कर सकेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं स्पेशल, यही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे प्री में पूछती है। ये क्वेश्चन जो जैसे अगर आपको बताया था यूएस फेडरल, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि मान लो यूएस फेडरल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट घटा दी है, तो इस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियसली यूएस फेडरल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट सस्ती देगा तो कोई निवेशक वहाँ निवेश नहीं करेगा, उसकी वजह भारत में निवेश करेगा। ऐसी स्थिति में भारत में निवेश ज़्यादा बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो हम आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आप लोग अपनी स्थिति को सुधारें, एग्जाम में अच्छी सिलेक्शन लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट यदि आपको इसमें से समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उस डाउट को लेकर के, हमारी जिम्मेदारी का आपको दोबारा से बताया जाएगा। आपसे निवेदन है कि धैर्य रखें, चीज़ें करें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।